राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई क्वांटम मैकेनिक्स की न्यू सीरीज। आज हम पढ़ेंगे भाई इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कब स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई। क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं भाई कि हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या थी और न्यूटोनियन मैकेनिक्स से हम क्लासिकल मैकेनिक्स में क्यों गए और क्लासिकल मैकेनिक्स से हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों गए। तो हमारे पास सबसे पहले मैं बता देता हूँ भाई कि हमारे पास जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी उसमें हम एक फंडामेंटल लॉ पढ़ते थे एफ इज इक्वल टू एम ए। इस लॉ की हेल्प से हम क्या कर सकते थे भाई कि किसी भी सिंगल पार्टिकल के मोशन को डिफाइन कर सकते थे। मतलब हमने जो 11th क्लास में पढ़ा था भाई एफ इज इक्वल टू एम ए, वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते थे भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा टू बॉडी के जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते थे, टू बॉडी के मोशन को डिफाइन कर सकते थे भाई। और टू बॉडी का क्यों, क्योंकि हमारे पास एक रिड्यूस्ड फॉर्मूला होता है भाई। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते थे। और वहां से हम क्या करते थे, हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ है फिजिकल टाइम में, उस लॉ की हेल्प से हम उसके मोशन को डिफाइन कर देते थे भाई। और हमारे पास यहाँ पर ये फंडामेंटल लॉ कब फेल हो जाता है, जब हमारे पास मैनी बॉडी प्रॉब्लम का केस आ जाता है भाई। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉडी के मोशन को डिफाइन कर पाता है। क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहा है। और हमें पता है भाई वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का रोल होता है। और हमारे पास अगर लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शन होंगी तो वहाँ पर हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी वो एक सिंगल बॉडी तक ही रह जाती है भाई। अब हमारे पास जो साइंटिस्ट थे भाई उन्होंने सोचा कि एक सिंगल बॉडी के मोशन को डिफाइन करने से काम चलेगा नहीं। हमारे पास क्या होना चाहिए, हम कुछ ऐसा डिस्कवर करते हैं जिससे क्या हो जाए, हम मैनी बॉडी प्रॉब्लम को, मतलब मैनी बॉडी मोशन को हम क्या कर सके, डिफाइन कर सके। तो उसके लिए भाई सीधी सी बात है, कोई वेक्टर क्वांटिटी तो होनी नहीं चाहिए, कोई एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी हो जिससे हम क्या कर सके, लार्ज नंबर ऑफ बॉडी के मोशन को डिफाइन कर सके। तो वहां से हमारा भाई जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स था वो खत्म हो जाता है और हम एंट्री करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो किससे डील करती है, फिर एनर्जी के साथ डील करती है भाई। और एनर्जी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है भाई। तो हमने पढ़ा भाई जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन को एक्सप्लेन करती है भाई। मतलब हमारे पास जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी वो 11th-12th में खत्म हो जाती है। जब हम ग्रेजुएशन में एंट्री लेते हैं तो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स एंट्री लेती है भाई। हम ग्रेजुएशन में क्या पढ़ते हैं, हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन को पढ़ते हैं भाई क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। तो जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है भाई वो क्या करता है, मैनी बॉडी सिस्टम को क्या कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है यूजिंग लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन और हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। इन दोनों इक्वेशंस को की प्रॉपर्टी और एप्लीकेशंस भाई हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो हमारे पास लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन से हम क्या करते हैं, मैनी बॉडी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मैनी बॉडी प्रॉब्लम का किस्सा भी भाई खत्म हो जाता है। हमने सिंगल बॉडी प्रॉब्लम को न्यूटोनियन से सोल्व कर दिया, मैनी बॉडी प्रॉब्लम को क्लासिकल से सोल्व कर दिया। अब हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो भी फेल हो जाती है भाई। वो कब फेल हो जाती है, जब हमारी ऑब्जेक्ट वेरी हाई स्पीड से मूव कर रही हो और जब हमारा जो साइज है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो वेरी वेरी स्मॉल हो। मतलब भाई हमारे पास जो साइज, अगर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो 10⁸ लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, तब फेल हो गई। और हमारे पास जो साइज है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, इनको एक्सप्लेन करने में हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो जाती है भाई। फिर यहाँ से जन्म होता है भाई क्वांटम मैकेनिक्स का। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो देखो भाई, अप टू 19th सेंचुरी जो हमारे पास क्या था भाई, क्लासिकल फिजिक्स थी। मतलब 19th सेंचुरी से पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, क्लासिकल फिजिक्स पढ़ा था। क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या होता था भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स होती थी, थर्मोडायनामिक होता था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता था। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो अभी हम क्लासिकल फिजिक्स तो पढ़ेंगे ना भाई, हमारा जो काम है वो क्वांटम मैकेनिक्स का है। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा क्वांटम मैकेनिक्स में एंट्री करता हूँ भाई। तो देखो हमारे पास टू डोमेन थे वेयर क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई। क्या क्या थे, एक तो जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो वेरी हाई है। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट क्या है, वेरी हाई है, नियरली 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस हाई स्पीड को हमारे पास जो क्लासिकल फिजिक्स में नहीं डिफाइन किया गया।
और एक एटॉमिक रियलम। एटॉमिक रियलम क्या होता है, जब हमारे पास जो साइज ऑफ पार्टिकल हो क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो जो फर्स्ट डोमेन था वो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया, वो एक्सप्लेन किया गया भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसकी एक अलग बुक होती है भाई, ठीक है, जो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। और जो सेकंड डोमेन है जो साइज वाला है, इसको किससे एक्सप्लेन किया गया, क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया गया, जो अब हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देखो भाई, जो क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थडे वो कब आता है, 14 दिसंबर 1900 का आता है भाई। मतलब हमारे पास जो अब अगर हम कहें कि जो क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म कब हुआ था, वो 14 दिसंबर 1900 को हुआ था। इस दिन क्या हुआ था भाई, ऑन 14 दिसंबर 1900 मैक्स प्लैंक्स प्रेजेंट ए पेपर। मैक्स प्लैंक्स ने क्या किया था भाई, पेपर को प्रेजेंट किया था, जिसमें किसके बारे में डिफाइन था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में एक्सप्लेनेशन थी भाई। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन थी, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स रेडिएशन बिहेव लाइक पार्टिकल। मतलब मैक्स प्लैंक्स ने बताया कि जो रेडिएशन वो किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। इससे पहले मतलब 14 दिसंबर से पहले सबको ये लगता था कि जो रेडिएशन है वो सिर्फ एक वेव की तरह बिहेव करेगी, लेकिन 14 दिसंबर 1900 में मैक्स प्लैंक्स ने बताया कि रेडिएशन वेव की तरह बिहेव तो करती है, बट रेडिएशन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है भाई, एंड कंसिस्ट ऑफ टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी, और अपने साथ टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी को रखती है भाई। ठीक है, तो यहां से भाई सारा सिस्टम स्टार्ट हो गया। कैसे हमारे जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसने एंट्री ली। इस पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, मतलब उनको क्या नाम दिया गया, फोटोन नाम दिया गया, और क्वांटम। ठीक है, मतलब हमारे पास इस पार्टिकल जो था उनको फोटोन और क्वांटम नाम दिया गया भाई। क्वांटम, अगर हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल होगा तो उसके पैकेट को हमने क्या नाम दिया, टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या नाम दिया गया, क्वांटम नाम दिया। अगर हमारे पास लार्ज पैकेट ऑफ एनर्जी है तो उसको क्या नाम दिया गया, क्वांटा नाम दिया गया भाई। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ ईच पैकेट क्या होती है, एच म्यू होती है। यहां से हमारे पास एच क्या होता है भाई, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है। एच की वैल्यू क्या होगी, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड हो गया। म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हो गई। ठीक है, तो यहां से भी हमारी क्या हो गई, क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो गई। यहां से भी हमारे पास जो हमें पता चला कि एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, मतलब हमारे पास जो फोटोन होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एच म्यू होती है। इसके बाद हमारे पास भाई इसका जो प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी है, इसका यूज करके जो अदर साइंटिस्ट हैं उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को सोल्व किया भाई। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट सोल्व हुए। देखो, इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैक्स प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, हमारे पास इस इक्वेशन का यूज करके 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। इन 1913 नील्स बोर इंट्रोड्यूस्ड बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इन 1923 जो कॉम्पटन था उसने कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया भाई। ये सारे एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे भाई। ठीक है, इन 1927 डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट स्टेब्लिश दैट पार्टिकल हैव वेव करेक्टर। मतलब हमारे पास क्या भाई, अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था भी कि हमारे पास जो वेव होती है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, लेकिन 1927 में जो जेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट थे उसने बताया कि जो पार्टिकल है वो भी वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं भाई, जो वेव हमारे पास है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो आगे देखो भाई नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट ऑल शोज दैट रेडिएशन बिहेव लाइक पार्टिकल। मतलब वेव क्या है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, बट डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट शोज दैट पार्टिकल हैव वेव करेक्टर। मतलब इसने क्या बताया, इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि जो पार्टिकल है वो वेव करेक्टर की तरह बिहेव करेगा, और इन एक्सपेरिमेंट ने बताया जो वेव है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो भाई, सो 1900 टू 1927 दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। इस टाइम पीरियड को क्या कहा गया, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया। दीज ओल्ड एक्सपेरिमेंट आर नॉट एक्सप्लेन बाय क्लासिकल फिजिक्स। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट थे क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे भाई। ठीक है, इन द सेकेंड स्टेज हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंजर, जो हमारे पास हाइजेनबर्ग और श्रोडिंजर थे, डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक मैकेनिक्स एंड वेव मैकेनिक्स रिस्पेक्टिवली। जो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंजर थे उसने भाई हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया पलट दी। इन्होंने जब क्वांटम मैकेनिक्स में एंट्री ली
तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डिफाइन किए गए भाई, जो कि हम सारे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। मतलब हमारे पास जो 1900 से 1927 में जो हमने पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़े ये सारे किस में आते थे, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में। फिर यहाँ से भाई श्रोडिंजर इक्वेशन स्टार्ट हो गई, इस पे बेस्ड एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल स्टार्ट हो गया। ये हमारे पास किस में आ जाते हैं, सारे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाते हैं भाई। ठीक है, जो हाइजेनबर्ग था उसने मैट्रिक्स मैकेनिक्स के नाम से डिफाइन किया, और अरविंद श्रोडिंजर था उसने वेव मैकेनिक्स के नाम से स्टार्ट किया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिला, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स मिला भाई। ठीक है, तो इस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे भाई, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई कि हमारे पास फोटोन क्या होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स रेडिएशन बिहेव लाइक पार्टिकल। मैक्स प्लैंक्स ने क्या बताया कि जो रेडिएशन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, एंड कंसिस्ट ऑफ टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी, और अपने साथ क्या रखता है, टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी को रखता है। ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। ईच पैकेट ऑफ एनर्जी क्या कहा गया, क्वांटम कहा गया। मतलब अगर एक सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी होगा तो उसको हम क्वांटम कहेंगे, एंड मोर देन वन पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पैकेट ऑफ एनर्जी होगा तो उसको क्या नाम दिया गया, क्वांटा नाम दिया गया भाई। ठीक है, और इसी क्वांटम और या क्वांटा, इसी के नाम से क्वांटम मैकेनिक्स का नाम रखा गया भाई। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास जो 3 पैकेट ऑफ एनर्जी होता है उसी के नाम पे क्वांटम मैकेनिक्स का नाम रखा गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, फिर देखो भाई, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल थ्रू स्पेस इन डिस्क्रीट क्वांटा कॉल्ड फोटोन। मतलब हमारे पास जो आइंस्टाइन थे उन्हें बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती है वो हमारे पास डिस्क्रीट क्वांटा की फॉर्म में ट्रेवल करती है भाई। ठीक है, मतलब हमारे पास पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और उन पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, फोटोन नाम दिया गया भाई। मतलब मैक्स प्लैंक्स ने एनर्जी पैकेट को क्या नाम दिया था, क्वांटा नाम दिया था। आइंस्टाइन ने उन्हीं एनर्जी पैकेट को क्या नाम दिया गया, फोटोन नाम दिया गया भाई। ठीक है, आइंस्टाइन ने उन्हीं को क्या नाम दिया, फोटोन नाम दिया। ठीक है, द फोटोन इज ए क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो फोटोन थे वो क्या है, क्वांटम है। मतलब जो हमारे पास इसने मैक्स प्लैंक्स ने जो क्वांटम बताए थे, आइंस्टाइन ने उन्हीं को क्या बताया, फोटोन बताया भाई। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो क्वांटम है, जो पार्टिकल है, उनको किससे रिप्रेजेंट किया गया, फोटोन से रिप्रेजेंट किया गया भाई। ठीक है, विच ऑलवेज ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। और जो ये फोटोन है, जो ये पार्टिकल, जो ये क्वांटम है, ये किससे मूव करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या करते हैं भाई, मूव करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं भाई प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। देखो, दी एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच म्यू। एनर्जी क्या होगी फोटोन की, एच म्यू होती है, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू ये होती है भाई हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। ठीक है, सेकंड देखो भाई, ए फोटोन बिहेव लाइक ए पार्टिकल। हमारे पास जो फोटोन है वो किसकी तरह पार्टिकल बिहेव कर रहा है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, विद रेस्ट मास इक्वल टू 0, जिसका रेस्ट मास किसके इक्वल है भाई, 0 के इक्वल है। रेस्ट मास 0 है, और जो उसका मास है, मूविंग मास है, वो किसके इक्वल होगा, एंड मास इक्वल टू m इज इक्वल टू हो जाएगा E/c²। हमारे पास एक इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू mc², यहाँ से m क्या हो जाएगा, E/c² हो गया। रिमेंबर भाई, रेस्ट मास 0 होता है और मूविंग मास क्या होता है, m इज इक्वल टू E/c² होता है। तो यहाँ से देखो भाई, m इज इक्वल टू E/c² है, E क्या हो गया, h म्यू हो गया, डिवाइड बाई c² हो गया। तो h c, हमारे पास जो म्यू है उसको क्या लिख सकते हैं हम, c/λ लिख सकते हैं। म्यू को क्या लिख सकते हैं, c/λ लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, h/λc² हो गया। तो हमारे पास देखो, यहाँ से जब हम इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, h/λc, क्या मिल गया, h/λc मिल गया। ठीक है, या इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो भाई, जैसे मैंने ये कर रखा है। तो यहाँ से हमें मिलता है भाई, जो m इज इक्वल टू होता है वो होता है h/λc हो गया। मतलब मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ से हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है भाई कि हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ मास है, मतलब जिसका मास बहुत ज़्यादा है, उसकी वेव हमें दिखती क्यों नहीं है। मतलब हमारे पास देखो भाई, जो स्मॉल पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर वो मूव करते हैं तो हमें उनकी वेव दिखाई देती है भाई। अगर हम मोमेंटम स्पेस में चले जाएं तो हमें उनकी वेव दिखाई देगी। बट लाइक जैसे हमारे पास हमारा जो स्पेस है, पोजिशन स्पेस है, उसमें हम देखते हैं जैसे ट्रक हो गया, कार हो गई, या बाइक हो गया, या रेलगाड़ी हो गई, जब ये मूव करते हैं तो हमें यहाँ पे वेव दिखाई नहीं देती भाई। वो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि हमें वो वेव क्यों नहीं दिखाई देती।
क्योंकि हमारे पास मास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ के, मतलब वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज़्यादा हो गया तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक क्या हो गई, स्मॉल हो गई, और स्मॉल वेवलेंथ की वजह से हम उनको देख नहीं पाते हैं भाई। अगर मास हमारा स्मॉल होगा तो वेवलेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा वेवलेंथ हम देख सकते हैं, वो भी मोमेंटम स्पेस में देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो गया h/λc। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या भाई, हमारे पास जो फोटोन है डेफिनेट मोमेंटम इक्वल टू p इज इक्वल टू एम सी। जो फोटोन है उनका जो मोमेंटम वो किससे डिफाइन किया गया, p इज इक्वल टू एम सी से डिफाइन किया गया भाई। ठीक है, p इज इक्वल टू एम सी हो गया हमारे पास। और यहाँ से देखो भाई हमारे पास ये हम क्या करते हैं, c से मल्टीप्लाई करते हैं और c से डिवाइड कर लेते हैं। वैसे मोमेंट हमारे पास जो मोमेंटम होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, एम वी होता है। यहाँ पर जो फोटोन है वो किससे मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, इसलिए हमने v की जगह पे क्या रिप्रेजेंट किया, c रिप्रेजेंट किया। p इज इक्वल टू एम सी हो गया, तो हमारे पास c से डिवाइड करो, c से मल्टीप्लाई करो, तो एम सी स्क्वेयर डिवाइड बाई सी आ गया। एम सी स्क्वेयर ई की वैल्यू होती है, डिवाइड बाई सी हो गया। ई क्या होता है, एच म्यू होता है, डिवाइड बाई सी हो गया। और हमें पता है कि म्यू क्या होता है, c/λ होता है, तो c से c मर जाएगा, h/λ हो गया, तो p हमें क्या मिल जाएगा, h/λ मिल जाएगा भाई। ठीक है, फिर आता भी हमारे पास फोटोन आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, मतलब फोटोन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोटोन है भाई वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगा। अगर वो मान ले हम क्या करते हैं, किसी भी फोटोन पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो भी अगर वो स्ट्रेट मूव करता है तो स्ट्रेट ही मूव करेगा भाई, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मतलब उसके पाथ में डिफ्लेक्शन शो हमें नहीं होगा, बिकॉज फोटोन इज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो भाई आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमें पता चल गया कि हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स थी वो कैसे स्टार्ट होती है, और हमारे पास हमने क्यों इसका नाम क्वांटम मैकेनिक्स रखा, फोटोन हमारे पास क्या होती है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है। भाई हम आगे अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ओल्ड मैकेनिक्स को डिफाइन करेंगे, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स को, फिर हम मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में एंट्री लेंगे भाई। ओके, थैंक यू।